नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन गेटवे के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अनंत सिंह और इस वीडियो में बात करने वाले हैं जापान से आने वाले 5 ट्रिलियन येन के इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो हाँ जी, बड़ी खबर जो अभी निकल के बाहर आ रही है वो ये है कि जापान ने भारत में 5 ट्रिलियन येन के इन्वेस्टमेंट को मंजूर किया है। ये पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं है, कुछ इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में होगा और कुछ लोन्स के फॉर्म में होगा। अब 5 ट्रिलियन येन, इस फिगर को अगर आप समझने की कोशिश करें तो 5 ट्रिलियन येन यानी लगभग 5 लाख करोड़ येन का इन्वेस्टमेंट होने वाला है भारत के अंदर। जापान ये इन्वेस्टमेंट करेगा, कुछ लोन्स के फॉर्म में देगा भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए। जापानीज़ इंडस्ट्रीज़ जो भारत में आना चाहती हैं, यहाँ पे अपना सेटअप लगाना चाहती हैं, उसके लिए ये इन्वेस्टमेंट होगा। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो होता है शेयर मार्केट में, उसके लिए होगा। तो ये एक बहुत ही बढ़िया खबर है। और ये ऐसा नहीं है कि कुछ नया है, ये सन 2022 में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा जी के साथ मिले थे, तब इस इन्वेस्टमेंट पे सहमति बनी थी। और इसे अगर हम डॉलर्स के टर्म में देखें तो कुछ 42 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट बनता है। ये 2022 की ये खबर है और तब ये सहमति हुई थी कि जापान ये इन्वेस्टमेंट इंडिया में करेगा। और अब फाइनली ये बात अनाउंस हो गई है कि ये इन्वेस्टमेंट इंडिया में फाइनली आ रहा है। और ये कंफर्म किया है नाकाने सुतोमो, ये कॉन्सुल जनरल हैं जापान के। इन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि अगले 5 सालों में ये 5 ट्रिलियन येन का इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगा। और ये डेफिनेटली इंडिया और जापान के बीच जो ऑलरेडी बहुत अच्छे रिलेशंस हैं उनको आगे बढ़ाने में और ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इस वीडियो में हम ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जापान ये इन्वेस्टमेंट इंडिया में क्यों कर रहा है, इसके क्या मायने हैं, इंडियन इकॉनमी को क्या बेनिफिट होगा, और आखिर जापानीज़ कंपनीज़ और जापानीज़ इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए इतने एक्साइटेड क्यों हैं, या वो क्यों इंडिया में अपने फंड्स को लेके आना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर हम समझें तो जापान ये बात को एक्सेप्ट कर चुका है कि इंडिया अब जापान को ओवरटेक करने वाला है इकॉनमी के मामले में। ये बात अब सबके सामने है कि जल्द ही इंडियन इकॉनमी जापानीज़ इकॉनमी को ओवरटेक कर लेगी और इंडिया दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएगा। और ये इसी साल के एंड तक संभव है। और ये इसलिए मुमकिन है क्योंकि इंडियन इकॉनमी बहुत ही तेज़ी के साथ ग्रो कर रही है। सभी इंटरनेशनल एजेंसीज़ का फोरकास्ट है कि इंडियन इकॉनमी 7% के अराउंड ग्रोथ रेट अचीव करेगी। वहीं जापानीज़ इकॉनमी अभी भी बहुत स्लगिश है, लगभग रिसेशन के मुहाने पे खड़ी है। और इसलिए जापानीज़ इकॉनमी जो एक कांस्टेंट रिसेशन को झेल रही है पिछले कई सालों से या दशकों से, तो जापानीज़ इकॉनमी का पीछे जाना तय है और प्रोबेबली इसी साल के एंड तक इंडियन इकॉनमी जापानीज़ इकॉनमी को ओवरटेक कर लेगी। हम अगर देखें तो यहाँ वर्ल्ड बैंक का भी ये कहना है कि इंडियन इकॉनमी विल रिमेन स्ट्रॉन्ग डिस्पाइट सबड्यूड ग्लोबल ग्रोथ। जो ग्लोबली जो मेजर इकॉनमीज़ हैं उनकी ग्रोथ रेट कोई खास बहुत अच्छी नहीं चल रही है। हालांकि इंडियन इकॉनमी इज़ स्टिल प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट 7%। वहीं अगर जापान की बात की जाए तो जापान की ग्रोथ रेट 0.03% होने वाली है। जर्मनी की बात की जाए तो उनकी लगभग 0% है, नो ग्रोथ की सिचुएशन है। तो इंडियन इकॉनमी इकलौती ऐसी मेजर ग्लोबल इकॉनमी है जो आने वाले समय में भी लगातार एक अच्छी ग्रोथ रेट मेंटेन करने वाली है। और इसलिए इंडियन ग्रोथ स्टोरी को फ़िलहाल रोक पाना नामुमकिन है। और ये साफ दिख रहा है कि अगर इंडिया इसी तरह से ग्रो करता रहेगा तो बहुत ही जल्द इंडिया जर्मनी को बीट करके 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी भी बन जाएगा। और अगर इंडिया अपनी ग्रोथ रेट को सस्टेन करता है तो इंडिया अपनी 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी के टैग को काफ़ी सालों तक सस्टेन रख पाएगा। और उसके आगे क्या होता है, क्या हम जापान, क्या हम चाइना या अमेरिका को ओवरटेक कर पाते हैं, हालांकि उसमें बहुत समय लगेगा। इट विल नीड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, अ लॉट ऑफ कंसिस्टेंट हार्ड वर्क फ्रॉम इंडिया, बट उसमें समय लगेगा और वो देखने वाली बात है। लेकिन फ़िलहाल 4th लार्जेस्ट इकॉनमी इंडिया इसी साल के एंड तक बन सकता है और क्वाइट पॉसिबली 2 साल के अंदर अंदर इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी भी बन जाएगा। और ये बात जापान समझता है, ये बात जापान की जो कंपनीज़ हैं वो समझती हैं, जापानीज़ इन्वेस्टर्स समझते हैं कि इंडियन ग्रोथ स्टोरी अभी चलने वाली है, लंबी चलने वाली है। और इसलिए अगर वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को जापान में रखते हैं तो उन्हें ये 0.03% के ग्रोथ रेट से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। उन्हें इंडियन ग्रोथ स्टोरी में इन्वेस्ट करना होगा, क्योंकि इंडियन मार्केट से जो रिटर्न उन्हें मिलेगा वो उन्हें जापान से पिछले कई सालों में नहीं मिला है। और आगे भी ऐसा रिटर्न जापानीज़ इकॉनमी से मिल पाना बहुत ही मुश्किल है। और चूंकि इंडिया और जापान के बायलैटरल रिलेशंस बहुत ही लंबे समय से बहुत अच्छे हैं, जापान जानता है कि इंडिया में कैसे बिज़नेस करना है,
क्योंकि इंडिया में बिज़नेस करना अपने आप में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का इशू है, लाइसेंसिंग वगैरह की प्रॉब्लम्स हैं, बट स्टिल जापान चूँकि इतने लंबे टाइम से इंडिया में इन्वेस्टेड है, जापान की एक गुडविल है इंडिया में, तो इसलिए जापान और जापानीज़ इन्वेस्टर्स एंड जापानीज़ कंपनीज़ उन्हें पता है कि इंडिया में काम कैसे करना है, और इसलिए वो जानते हैं कि यहाँ पे वो अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं और इंडिया जो मैसिव रिटर्न दे रहा है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो करने के लिए। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जापान ऑलरेडी इंडिया में इन्वेस्टेड है। जापान मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का कहना है कि एज ऑफ 2022 567 बिलियन येन का इन्वेस्टमेंट जापान ऑलरेडी इंडिया में कर चुका है, और अब जापान अपने स्टेक को बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाला है और वो 5 ट्रिलियन येन की बात कर रहे हैं, यानी 5000 बिलियन येन। 5000 बिलियन येन के इन्वेस्टमेंट की बात अब चल रही है, जो कि अभी तक जो 2022 से अभी 2 सालों में इन्वेस्टमेंट हुआ है उससे 10 गुना ज़्यादा होने वाला है अगले 5 सालों के अंदर अंदर। तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, नेशनल हाई स्पीड रेल लार्सन टूब्रो के साथ मिल के काम करना, इन सब चीज़ों में जापान ने ऑलरेडी इंडिया में एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके रखा है, और जापान अब इस पर डबल डाउन करना चाहता है, इसे और बढ़ाना चाहता है, और ये दिखाता है कि जापान को कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है इंडियन इकॉनमी पे, और द प्रॉस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ इन द इंडियन इकॉनमी उस पर कितना ज़्यादा भरोसा है, और जापान उसी भरोसे से और जो गुडविल जापान की इंडिया में है उसका फ़ायदा उठा के एक अच्छा रिटर्न अर्न करना चाहता है, और ये दोनों ही नेशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। इस होने वाले इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इस इन्वेस्टमेंट के तहत जापानीज़ इंडस्ट्रियल पार्क भी एक सेटअप होने वाला है। टुमाकुरू डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में, जहाँ जापान एक इंडस्ट्रियल पार्क सेटअप करेगा। ये इंडस्ट्रियल पार्क बेसिकली एंड प्राइमरीली जापानीज़ कंपनीज़ के लिए होगा जो इंडिया में आके काम करना चाहती हैं, इंडिया में या जिनका काम ऑलरेडी है उनको अपने ऑपरेशंस को बढ़ाना है, और अपने ऑपरेशंस को बढ़ाने के लिए उन्हें ज़्यादा ऑफिस रेंटल स्पेस की ज़रूरत है। अब बाहर कहीं पे भी वो ये स्पेस लेती हैं तो उनके लिए एक्सपेंसिव होता है, तो इसके लिए ये इंडस्ट्रियल पार्क जब बन जाएगा तो उनके पास एक अच्छी खासी स्पेस अवेलेबल हो जाएगी, जहाँ पे ग्रुप में जापानीज़ कंपनीज ऑपरेट कर रही होंगी। तो एक तो उन्हें घर जैसा एक एनवायरनमेंट मिलेगा, और प्लस वहाँ पे ऑफिस स्पेस भी इजीली अवेलेबल होगा, लॉजिस्टिक्स अवेलेबल होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर होगा, तो उन सभी जापानीज़ कंपनीज़ को काम करने में और अपनी प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करने में काफ़ी आसानी होगी। दोस्तों, एक और बड़ी वजह जो जापान के इन्वेस्टमेंट की मानी जा रही है वो है इंडियन स्टील सेक्टर। इंडिया ऑलरेडी दुनिया का सेकेंड बिगेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना, और जापान इंडिया के स्टील सेक्टर पे इन्वेस्ट करना चाहता है, क्योंकि इंडिया के स्टील सेक्टर का जो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा है। इंडिया अभी जो भी स्टील प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी इंडिया के पास है, अगले चंद सालों में वो कैपेसिटी ऑलमोस्ट डबल होने वाली है, और चूँकि इंडिया इतना बड़ा कंट्री है तो यहाँ पे जो स्टील कंजम्पशन है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है। अभी अगर देखा जाए तो पर कैपिटा स्टील कंजम्पशन के मामले में इंडिया ग्लोबल एवरेज से भी कम है। ओके, तो जो पर कैपिटा स्टील कंजम्पशन है वो ग्लोबल एवरेज जो है उससे भी कम है इंडिया में। लेकिन जैसे जैसे इंडियन इकॉनमी आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे इंडिया फर्दर इन्वेस्ट करेगा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में और रियल एस्टेट में वगैरह में, तो इंडिया का पर कैपिटा स्टील कंजम्पशन बढ़ना है, जिसकी वजह से इंडिया का खुद का स्टील कंजम्पशन बढ़ना है, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा इंडिया के स्टील सेक्टर पे। इंडियन गवर्नमेंट भी एक PLI स्कीम लेके आई है स्टील सेक्टर के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट भी स्टील सेक्टर को पुश करना चाहती है, स्टील प्रोडक्शन को इंडिया में बढ़ाना चाहती है, क्योंकि ऑल्दो इंडिया सेकेंड बिगेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है दुनिया में, लेकिन अभी भी ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत कुछ किया जा सकता है, क्योंकि चाइना जो कि नंबर 1 स्टील प्रोड्यूसर है उसके साथ इंडिया का जो डिफरेंस है वो बहुत ही बड़ा है, जो गैप है वो बहुत ही बड़ा है। अगर हम यहाँ पे ये चार्ट देखें जो टॉप 5 स्टील प्रोड्यूसर्स हैं, तो नंबर 1 पे चाइना है, और ज़रा इनकी फिगर्स देखिए, 1013 मिलियन मेट्रिक टन्स ये हर साल प्रोड्यूस करते हैं एज ऑफ 2022। अभी ये और ज़्यादा हो गया होगा, और 2022 में इंडिया 124.8 मिलियन टन्स प्रोड्यूस करता था। तो कहाँ 125 और कहाँ पे 1000, यानी ये 1 बिलियन मेट्रिक टन्स के आसपास के से ज़्यादा की फिगर है ये। तो ऑब्वियसली इंडिया, चूँकि इंडिया को कहीं ना कहीं हर एंगल से चाइना के साथ कंपेयर किया जाता है, लेकिन हम जानते हैं कि चाइना के साथ इंडिया का जो गैप है वो बहुत ही ज़्यादा है। बट ये भी दिखाता है कि इंडिया के पास ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है,
क्योंकि आगे चल के अगर इंडिया को चाइना के साथ कॉम्पीट करना है तो इंडिया को हर स्टेज पे चाइना के करीब करीब आके खड़ा होना होगा। तो अगर इंडिया अभी 125 मिलियन टन स्टील प्रोड्यूस कर रहा है तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आगे है। चूँकि इंडिया इतना बड़ा मार्केट है, गवर्नमेंट का पुश है, कंजम्पशन ड्रिवन है और यहाँ स्टील की खपत बहुत सारी बढ़ने वाली आने वाले समय में, तो ये जो ग्रोथ है ये होने वाली है, इस ग्रोथ को रोका नहीं जा सकता। इसलिए जापान एंड जापानीज़ कंपनीज एंड इन्वेस्टर्स इंडिया के स्टील सेक्टर को लेके भी काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं, यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं और इंडियन स्टील सेक्टर के ग्रोथ का भी वो फ़ायदा उठाना चाहते हैं। यही नहीं, जैसा कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि जापानीज़ येन की वैल्यू लगातार गिरती जा रही है, जापानीज़ इकॉनमी की ग्रोथ रेट एकदम स्लगिश है, 0.03% एंड 0.3%, 0% के आसपास ही ये फिगर रहती है। तो जापान में जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, जो ROI मिलने वाला है इन्वेस्टमेंट्स पे, वो बहुत ही कम है और इसलिए जापानीज़ इन्वेस्टर्स और कंपनीज़ इंडियन ग्रोथ स्टोरी का फ़ायदा उठाने वाली हैं, क्योंकि ये यहाँ पे कुछ भी अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हैं तो आने वाले समय में अगर अपना पैसा वो बाहर भी निकालते हैं, वापस भी लेते हैं, तो उस पर उन्हें एक अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। तो ये जहाँ जापानीज़ कंपनीज इन्वेस्टर्स के लिए प्रॉफिटेबल सौदा होने वाला है, वहीं इंडिया में भी कैपेसिटी बिल्डिंग होगी। जब जापानीज़ इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में आएंगे तो इंडिया में कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, इंडियन इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट आएगा, इंडियन कंपनीज़ और बड़ी होंगी, हमारी मैन्युफैक्चरिंग पावर और बढ़ेगी। तो ये इंडियन इकॉनमी को ओवरऑल हेल्प करेगा, इंडियन इकॉनमी को ग्रो करने में और ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इसलिए ये दोनों ही कंट्रीज़ के लिए एक विन विन सिचुएशन है और इसलिए जापानीज़ जो ये इन्वेस्टमेंट 5 ट्रिलियन येन का अभी अप्रूव हुआ है, ये एक बहुत ही वेलकम स्टेप है। दोनों ही कंट्रीज़ इस इन्वेस्टमेंट से बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेंगी और इससे इंडिया जापानीज़ रिलेशंस जो ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं वो और अच्छे होंगे, इंडियन एंड जापानीज़ इकॉनमी और करीब आएंगी। इससे फ्यूचर में भी और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी और जापानीज़ कंपनीज़ जो कि हाई टेक्नोलॉजी, हाई एंड टेक्नोलॉजी में बहुत ही एक्सेल कर चुकी हैं, बहुत ही आगे हैं, उनके नो हाउ का, उनके एक्सपीरियंस का फ़ायदा इंडियन कंपनीज़ को भी मिलेगा और इंडियन इकॉनमी और इंडियन कंपनीज़ भी हाई एंड प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ेंगी, जिसकी दुनिया में डिमांड लगातार बढ़ने वाली है और अगेन इसका फ़ायदा इंडियन इकॉनमी को होगा। दोस्तों, इसी के साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि अगर आप किसी भी तरह की ऑनलाइन बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, ऑनलाइन क्या काम आप कर सकते हैं, ऑनलाइन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, ऑनलाइन बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, उनके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो ये हमारी 3R मास्टर क्लास है जो अब अवेलेबल है। आप डिस्क्रिप्शन में दिया है इसका लिंक है, उसको क्लिक करके हमारी मास्टर क्लास को डाउनलोड कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। अभी एक ऑफ़र के तहत ये एक हाईली डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है, जस्ट फॉर अ प्राइस ऑफ 149 रुपीज़। 3R की ये 3 घंटे की ये मास्टर क्लास है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। अगर आप उन्हीं बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ के जानने के लिए अलग अलग कोर्सेज़ ज्वाइन करेंगे तो वो कोर्सेज़ आपको बहुत ज़्यादा महंगे पड़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ 50 डिफरेंट तरह की लर्निंग्स, 50 डिफरेंट तरह के कोर्सेज जो लर्निंग आपको होने वाली है, उन सबको एक ही जगह पे लाके कंपाइल करके एक साथ कंसाइज वे में 3 घंटे की मास्टर क्लास के अंदर प्रेजेंट किया गया है। तो अगर आप किसी भी तरह के वर्क फ्रॉम होम, मेक मनी ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज़ या घर से बिज़नेस स्टार्ट करने की अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली हमारी इस मास्टर क्लास को अटेंड करें। यही नहीं, अगर आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो, SSC CGL, SSC GD, CHSL, CPO, MTS, इसके अलावा UPSSC, PET, RO इन सब एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अगर आप करते हैं, अगर आप एस्पिरेंट हैं या अगर आपका टारगेट है इन एग्ज़ाम्स को देना, तो हम आपके लिए लेके आए हैं 750 से ज़्यादा पेजेस का स्टडी नोट्स, 35 मॉक टेस्ट, बेहतरीन स्टडी मटेरियल, वेरी वेल डिज़ाइंड। इतना कॉम्प्रहेंसिव स्टडी मटेरियल आपको इंटरनेट पे और कहीं भी नहीं मिलेगा। 750 पेजेस से ज़्यादा का स्टडी नोट्स, ये अपने आप में एक कंप्लीट स्टडी मटेरियल है, प्लस 35 मॉक टेस्ट, ताकि आप अपनी प्रैक्टिस को टेस्ट कर सकें, अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकें। सो इट इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव एंड मोस्ट अफोर्डेबल डिजिटल कोर्स दैट इज़ अवेलेबल ऑनलाइन आउट देयर, और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। अगर आप इस कोर्स का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो अभी अगेन एक लिमिटेड टाइम ऑफ़र चल रहा है, बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे ये कोर्सेज अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, उसको भी आप जाके चेक कर सकते हैं। और फाइनली, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, कुछ नया जानने और सीखने को मिला हो, तो डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ये बहुत ही मोटिवेटिंग होता है हमारे लिए, बहुत ही हेल्पफुल होता है। सो अगेन, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड आई विल सी यू ऑन द अदर वीडियो। थैंक यू।